हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस का 5th चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 6 to 8 मार्क्स का एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इससे रिलेटेड केस स्टडीज आती हैं, तो हम इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं, वो मैं आपको शॉर्ट में बहुत आसानी से समझाऊंगा। और जो स्लाइड पे लिखा रहेगा, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा चैप्टर का, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो मैं आपको चीजें समझाते जाऊंगा। अगर आपको डिटेल में चीजें समझनी है तो आप स्लाइड्स को पढ़ते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। तो लिख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रकार की प्रोसेस है, प्रोसेस जिसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता है। दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लियरिफाइंग जॉब एंड वर्किंग रिलेशन एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जो हमारे प्लान को अचीव करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, जिसकी मदद से हमारा जो प्लान है वो अचीव हो पाता है, जो हमारे गोल हैं वो पूरे हो पाते हैं। क्लियरिफाइंग जॉब मतलब ये जॉब्स को क्लियरिफाई करता है कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग की मदद से पता चलता है। वर्किंग रिलेशनशिप को क्लियर करता है। इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज को इफेक्टिव वे में डिप्लॉय करने में हमारी मदद करता है। फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जो हमारी रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करने में हेल्प करता है, जो हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो आप देखते होंगे अपनी डेली लाइफ में कि लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस फंक्शन को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज होंगी, कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तब जाके वो पूरा इवेंट जो है वो कंडक्ट हो पाता है। सेम वे में बिजनेस के अंदर भी ऑर्गेनाइजिंग यही काम करती है, रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर पाना ताकि हमारा प्लान जो हमने बनाया है वो अचीव हो सके, गोल अचीव हो सके। जॉब्स बताना किसको क्या काम करना है, वर्किंग रिलेशनशिप बनाना कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, और ये बताना कि कैसे कैसे चीजें होंगी। ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। अगर हम इसके आगे जाएं तो ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल। हम ये कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में एफर्ट्स ऐसे लगाए जाएं कर्मचारियों द्वारा ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज करते हैं, सबको एक साथ लाते हैं ताकि गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प हो सके। इससे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बनके तैयार होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आपने बैंक में देखा होगा, बैंक में कई सारे कर्मचारी काम करते हैं पर हर आदमी का काम अलग है। कोई पासबुक में एंट्री करेगा, कोई लोन देगा, कोई आपको फंड निकाल के देगा, पैसे निकाल के देगा, कोई पैसा डिपॉजिट कर रहा है। सबका काम डिसाइडेड है, सब लोग अपने अपने काम को करते हैं, सबके पास अपनी अपनी पावर है जो वो काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से बिजनेस में भी ऑर्गेनाइजिंग में यही किया जाता है कि हम अलग अलग लोगों को उनका काम देते हैं और वो अपने काम के हिसाब से चीजें परफॉर्म करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में क्या आता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। पहली जो प्रोसेस है जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को पहचानिए और काम को डिवाइड करिए। पहली प्रोसेस का मतलब यह है कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि काम होना क्या है। काम को पहचान के काम को डिवाइड करना होता है। तो एक इंडिविजुअल आदमी सारा काम नहीं कर सकता, इसलिए हमें जॉब को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है ना। और
उन काम को हमें अलग अलग लोगों को बांटना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, सामान को बेचने से रिलेटेड काम है, तो सारा का सारा हमने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, उसमें वो सब लोग सेल का काम करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट बना देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना देते हैं, सबका काम आइडेंटिफाई करके उसको एक जगह ग्रुप करके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। तो सबसे पहले काम को पहचानना, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस का दूसरा पार्ट है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बनाना, डिपार्टमेंट बनाना। डिपार्टमेंट बनाना बहुत जरूरी है। देखिए एक जैसा काम एक जगह हो तो ज्यादा बेहतर है। सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट में हो, परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट में हो, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो। तो हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, काम को पहचाना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और उनके हिसाब से क्या बना दिए, डिपार्टमेंट बना दिए। तो एक जैसे काम को डिपार्टमेंट वाइज हम डिवाइड कर देते हैं। डिपार्टमेंट टेरिटरी वाइज भी हो सकते हैं, जैसे टेरिटरी वाइज मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और प्रोडक्ट के हिसाब से भी हो सकते हैं, अप्लायंसेस क्लोथ कॉस्मेटिक्स। जो कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में डील करती है वो प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिपार्टमेंट बना सकती है। इसे हम और डिटेल में आगे समझेंगे। तो डिपार्टमेंटेशन करना। फिर होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। मान लीजिए आपने डिपार्टमेंट बना दिए, पर आपको अब लोगों को काम भी तो देना पड़ेगा ना कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में आता है। डिफाइनिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन, ड्यूटी शुड बी असाइंड टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। अब देखिए जो भी हम ड्यूटी या जो काम हम दे रहे हैं कर्मचारियों को, वो उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनके वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, या उनके पढ़ाई के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से देना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग की है या जो एम्प्लॉय इंजीनियर है उसको आप सेल्स का काम नहीं दे सकते। जिस बच्चे ने फाइनेंस किया है उसको फाइनेंस का ही काम दोगे। जिसने एमबीए किया है सेल्स में उसको आप सेल्स का काम दोगे, मार्केटिंग का काम दोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसकी जो क्वालिटी है, जिसकी जो कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से काम देना। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो ड्यूटीज असाइन कर दी। अब क्या करना होता है, अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना होता है। ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होता है, कौन सा व्यक्ति किसको रिपोर्ट करेगा, कितना काम हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं। सबऑर्डिनेट किसको बताते हैं, अपने सुपीरियर को। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि कौन सा सबऑर्डिनेट किस सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना, who will under whom, who will get order from whom, who will work under whom, who will get order from whom, creation of superior subordinate relationship, कौन आपका सुपीरियर है, कौन आपका सबऑर्डिनेट है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इससे एक हायरार्की बनती है जिसको बोलते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है कि ये टॉप पे बैठा है आदमी, उसके नीचे ये आदमी है, उसके नीचे ये आदमी है, टॉप वाला आदमी इसको ऑर्डर देगा, उसके नीचे वाला उसको ऑर्डर देगा। तो स्केलर चेन आपको पता है सेकंड चैप्टर में आता है। तो ये एक स्केलर चेन बनके तैयार होती है। इसमें ये देखा जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको बताएगा कि क्या काम होना है और क्या काम हो गया है, काम में कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये होती है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। अब इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, तो स्पेशलाइजेशन आता है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होती है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ग्रोथ ऑफ पर्सनल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडॉप्टेशन टू चेंज, क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। इन सब के बारे में हम जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन। जब आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो आप उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, आपको काम बहुत अच्छे से आने लग जाएगा। जैसे पर्टिकुलर व्यक्ति एक ही काम को बार बार अगर करेगा तो धीरे धीरे उस काम में वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन आती है क्योंकि हम डिपार्टमेंट बना चुके हैं और परचेज डिपार्टमेंट का आदमी परचेज का ही काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट का आदमी सिर्फ सेल्स का ही काम कर रहा है, तो धीरे धीरे वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन। उसके बाद दूसरा क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बिजनेस को एक्सपेंड करने में, ग्रो करने में आपकी मदद मिलती है। आपको मदद मिलती है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर से, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होती है, हम नए नए डिपार्टमेंट ऐड कर पाते हैं, नई नई ज्योग्राफिकल टेरिटरी में काम कर पाते हैं, नए नए एम्प्लॉइज को ऐड कर पाते हैं, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाते हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंशन हो पाता है और ग्रोथ हो पाती है। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन करने में आपको हेल्प मिलती है। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन अच्छे से करेंगे तो बिजनेस को चलाना, बिजनेस को रन करना बहुत आसान हो जाएगा। आप क्लियर पिक्चर बता पाएंगे कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है,
किस व्यक्ति के पास कितनी पावर है, किस व्यक्ति के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इससे ओवरलैपिंग नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इफेक्टिवनेस आती है, बिजनेस को रन करने में आसानी होती है, बिजनेस को चलाने में इजीनेस आती है। देखिए, अगर आप डिपार्टमेंट बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर्टिकुलर काम ही करेगा डिपार्टमेंट वाइज, वो जिस डिपार्टमेंट में होगा उस डिपार्टमेंट का काम करेगा। इससे एक कर्मचारी की ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ ऑफ पर्सनल। तो डेलीगेशन, जब हम काम को बांट देते हैं, डिपार्टमेंट वाइज काम को दे देते हैं, तो इससे वर्कलोड कम हो जाता है मैनेजर्स का, और मैनेजर इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर पाते हैं। इससे क्या होता है, जो कर्मचारी होता है उसको काम करने का मौका मिलता है। जैसे सारा काम अगर आप अपने हाथ में रखेगा सुपीरियर, तो सबऑर्डिनेट को कुछ भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। पर जब वो काम को बांट देते हैं तो सबऑर्डिनेट को सीखने का मौका मिलता है, वो नई नई चीजें सीख पाता है। तो इससे सबऑर्डिनेट का ग्रोथ होता है, सबऑर्डिनेट को भी नए नए काम सीखने को मिलते हैं। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल हो पाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल होना। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। इट रिड्यूसेस डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन नहीं होता, एक ही काम बार बार नहीं होता, और रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल होता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स हो। इससे कंफ्यूजन कम होते हैं, वेस्टेज कम होते हैं, तो इसमें आपकी मदद मिलती है अगर आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अच्छे से करेंगे तो। एडॉप्टेशन टू चेंज, कई बार कर्मचारी क्या करते हैं बच्चों, चेंज करने में हेजिटेट करते हैं, वो नहीं चाहते कुछ भी बदले, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहे। तो एडॉप्टेशन टू चेंज क्या है कि आपको बदलाव लाने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया है तो आप ऑर्गेनाइजेशन को हालातों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग आपको चेंजेस लाने में हेल्प करती है। उसके बाद क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब है हर व्यक्ति को पता होता है कि वो किससे ऑर्डर लेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, किसके अंडर में उसको काम करना है, कौन उसको फरमान जारी कर सकता है, कौन उसको बता सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर व्यक्ति को ये पता होता है कि वो उसका सुपीरियर कौन है, उसको किससे ऑर्डर लेना है। इससे कंफ्यूजन नहीं होते, उसको पता होता है कि मेरे को कौन ऑर्डर दे सकता है, मुझे किसको बताना है, किसको जवाब देना है। तो वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर रहती है कि भाई ये मेरा बॉस है, ये मुझे ऑर्डर देगा, मुझे इसके लिए काम करना है, जैसा ये बताएगा मुझे वैसा काम करना है। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ढांचा है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर सभी लोग काम करते हैं। मैनेजरल लोग काम करते हैं, ऑपरेटिंग के लोग काम करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं वो लोग काम करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले और भी चीजें हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, उसे समझते हैं। अ पर्सन और अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इससे कम्युनिकेशन बहुत स्मूथली होती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना होगा तो एक आदमी दूसरे आदमी से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, कंट्रोल बहुत अच्छा होता है ना। इससे फ्रेमवर्क में इंटरप्राइज को इनेबल किया जाता है कि वो एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट करे, एक साथ मिलकर के काम करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किन बातों पे डिपेंड करता है, जॉब डिजाइन, डिपार्टमेंटेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। जॉब डिजाइन क्या है, देखिए टोटल वर्क को हम क्या करते हैं, जो पूरा काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इनटू वेरियस जॉब, लाइक सेल्स का काम अलग, फाइनेंस का काम अलग, प्रोडक्शन का काम अलग, और उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो टोटल वर्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिससे कि काम बेहतर तरीके से हो जाए। फिर डिपार्टमेंटेशन बनाते हैं, एक जैसे काम को एक जगह डिपार्टमेंट में डाल देने को कहते हैं डिपार्टमेंटेशन। हम एक जैसे काम को एक जगह ला करके ग्रुप कर देते हैं, उसको डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। इसके आधार पे भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। जो एक जैसे काम है, सिमिलर टास्क है, उनको एक साथ लेके आना। फिर होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, आप एक सुपीरियर के अंडर में कितने कर्मचारी काम करेंगे, इसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक सुपीरियर के अंदर बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं
तो उसको कहेंगे बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। अगर एक सुपीरियर के अंदर कम कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसको कहेंगे नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। नैरो स्पैन कम लोग है ना, वाइड स्पैन ज्यादा लोग। और वाइड स्पैन तब बनाया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को बांटना। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? बांटना, किसी चीज को, पावर को। अथॉरिटी मतलब पावर, डेलीगेशन मतलब बांटना। हम क्या करते हैं, जो सुपीरियर होते हैं वो अपनी अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट के साथ बांटते हैं। अथॉरिटी को शेयर करना बहुत जरूरी है। जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप सारा काम खुद नहीं कर सकते, सब कुछ आप खुद मैनेज नहीं कर सकते। आपको कुछ चीजें अपने सबऑर्डिनेट को देनी पड़ेंगी, वो खुद डिसीजन ले, वो खुद सारी चीजें करे, ये बहुत जरूरी है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ये बहुत जरूरी चीज है। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के टाइप होते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फिर दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल और एक डिविजनल, जो मैंने अभी आपको बताया था, फंक्शनल और डिविजनल। फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल, इनके बारे में जरा डिटेल में समझते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑफिशियल, ज्यादा से ज्यादा ऑफिस से रिलेटेड काम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। इसमें इधर उधर की चीजें नहीं होंगी, दोस्ती यारी वाली चीजें नहीं होंगी। स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चीजें होंगी, उनको हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डेलिबरेटली प्लान किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट इसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुल मिलाकर के एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें सब कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम होता है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी हर एक आदमी की डिसाइडेड होती है। सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन पता होता है, रूल्स पता होता है, प्रोसीजर पता होते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बच्चों कुल मिलाकर के स्टिक टू द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल चीजों के लिए होती है, जिसमें सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड चीजें होती हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड चीजें होती हैं। फिर आता है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं तो जरा देखिएगा। इट इज फॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हासिल हो सके। क्रिएटेड डेलिबरेटली, इसको बहुत सावधानी से मैनेजमेंट बनाता है। रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ स्केलर चेन, इससे स्केलर चेन का निर्माण होता है। एक्स्ट्रा एम्फेसिस टू द वर्क देन सोशल नीड, ये सोशल नीड पे फोकस नहीं करती, ये काम पे ज्यादा फोकस करती है। इसमें हर व्यक्ति का स्पेसिफिक जॉब डिसाइड होता है और अथॉरिटी को फिक्स किया जाता है कि कौन व्यक्ति के पास कितनी पावर होगी। ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुल मिलाकर के ऑफिशियल, जिसमें सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड डिस्कस किया जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड चीजें होंगी, उसको हम कहते हैं फॉर्मल। सॉरी। इसके एडवांटेज क्या है? इससे डुप्लीकेशन नहीं होता, एक ही काम बार बार नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप आसानी से फिक्स कर सकते हो। इंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी बनी रहती है। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ये क्या चीज होती है? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट क्या होता है? जब कोई एक ही व्यक्ति को एक ही चीज को बार बार करता है, एक ही काम को जब कोई व्यक्ति बार बार परफॉर्म करता है तो उसको कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन अच्छी बात नहीं है। एक ही काम को कोई व्यक्ति बार बार करेगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से चलेगी? नहीं, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होगी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को अवॉइड करती है, क्योंकि हर व्यक्ति को सब कुछ पता होता है कि उसको क्या काम करना है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होते और काम अच्छे से होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप आसानी से फिक्स कर सकते हो कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, ये सबको पता होता है। और आप ये भी बता सकते हो कि भाई आपने काम नहीं किया तो आप इसके लिए जिम्मेदार हो, तो ये भी करना बहुत आसान हो जाता है। फिर एस्टेब्लिशिंग यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? एक व्यक्ति को एक ही बॉस ऑर्डर देगा, उसको बोलते हैं हम यूनिटी ऑफ कमांड। हर व्यक्ति को हर आदमी ऑर्डर नहीं दे सकता। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि जैसे मैं एक सबऑर्डिनेट हूं तो मुझे एक ही आदमी ऑर्डर देगा,
तो मैं उसकी बात मानूंगा। इसको चेन ऑफ कमांड बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, गोल को हासिल करने की कोशिश करने में आपकी मदद करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से आसानी से गोल को हासिल किया जा सकता है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन as behavior of employee can be fairly predicted since there are specific rule and to guide them। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम होता है, क्योंकि हर कर्मचारी को हम ये बताते हैं कि क्या काम होना है और क्या काम नहीं होना है। तो कर्मचारी अपने पाथ से भटक नहीं सकता, अपने काम से भटक नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, ये पहले से ही पता होता है। इसके डिसएडवांटेज हैं, हाँ डिसएडवांटेज भी है, लैक ऑफ इनिशिएटिव, रिजिड स्ट्रक्चर, इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट, प्रोसीजर डिले, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। जैसे लैक ऑफ इनिशिएटिव क्या है, देखिए बात को समझिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से ऑफिशियल है, इसमें ऑफिस के दायरे, ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही काम करना होता है। तो कई सारे कर्मचारी जो है ना वो इनिशिएटिव लेना छोड़ देते हैं, वो इनिशिएटिव नहीं लेते, ये खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करते। उनको पता होता है कि यार जो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है, जो प्रोसीजर में लिखा हुआ है, हमें वही करना है, हम उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। तो इसके कारण होता क्या है कि एम्प्लॉय खुद के इनिशिएटिव नहीं ले सकता या खुद की क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेविएशन अलाउ नहीं करता, वो बोलता है जैसा बोला गया है वैसा ही काम करना है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, एम्प्लॉय को अच्छा नहीं लगता, वो कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही काम करना है। ये पूरी तरीके से रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबको फिक्स रोल दिए जाते हैं, हर एम्प्लॉय का काम पहले से ही डिसाइडेड होता है, आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो रिजिड स्ट्रक्चर होता है। फिर ये ह्यूमन एलिमेंट की बात नहीं करता, इस पे ह्यूमन एलिमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, ह्यूमन एलिमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सारा का सारा ध्यान जो होता है वो कंपनी के काम पे दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के काम पे दिया जाता है। ह्यूमन एलिमेंट मतलब पर्सनल रिलेशन की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, दोस्ती यारी की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें नहीं होती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजरल डिले होते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि आपको पूरी फाइलिंग वर्क समझना होगा, जिस तरीके से प्रोसेस बताई गई है उसी तरीके से काम करना होगा, आप अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ही चलेंगे, अगर जैसा बताया गया है वैसा ही करेंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो करोगे सिस्टम बाय सिस्टम, या पूरी तरीके से आप वैसा ही काम करोगे, तो होता क्या है, डिले होता चला जाता है। एक आदमी के पास फाइल गई, उसने साइन किया, फिर वो दूसरे आदमी के पास जाएगी, तीसरे आदमी के पास जाएगी, तो ऐसे होते होते डिले हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। अर्जेंट डिसीजन लेना हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड है, हर आदमी के पास से फाइल होके जाएगी, हर आदमी के पास से होकर के बातें जाएंगी, तो डिले तो होगा ही होगा, है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोस्त यार वाली ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंड्स वाली ऑर्गेनाइजेशन, आपस में बातचीत अच्छी होती है इसमें। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई बनाता नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाती है। इनफॉर्मल मतलब दोस्ती यारी वाली। जैसे आप किसी कंपनी में काम करने गए, काम करने के दौरान आपको बताया गया ये आपके बॉस हैं, ये आपके सबऑर्डिनेट हैं, ये आपके कलीग्स हैं, इनके साथ मिलकर आपको काम करना है। पर जिनके साथ आपको काम करना है उनके साथ आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक रिलेशन बन जाता है, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल, दोस्ती यारी वाली ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप इसको। दोस्ती यारी कुछ होती नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, पर ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। आपको पता है इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो जहां जाता है थोड़ा सामाजिक हो ही जाता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ये फ्रेंड्स की होती है, सोशल रिलेशनशिप होता है इसमें, और ह्यूमन नीड्स के कारण ये बनती है। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी को लगता है कि यार मेरे दुख दर्द बांटने के लिए कोई दोस्त होना चाहिए, तो वो कंपनी में जाकर के एक दोस्त बना लेगा, तो उसको कहते हैं ह्यूमन रिलेशन, या आप कह सकते हो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने मित्रों के साथ मिलकर के उसने काम शुरू कर दिया, या अपने मित्रों के साथ मिलकर के वो गप्पे लड़ा रहा है, दोस्ती यारी कर रहा है, तो उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाता नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। इट इज नॉट प्री प्लान्ड, ये प्री प्लान्ड नहीं होती, ये ऑटोमेटिक बनती है, ये फ्रेंडशिप के कारण होती है, सोशल इंटरेक्शन के कारण होती है। इसमें कोई रूल्स नहीं चलते, इसमें कोई पॉलिसीज नहीं चलती। दोस्ती यारी में नो रूल्स नो पॉलिसीज,
आपको पता ही है, सब लोग अपने दोस्तों यारों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, आपस में बैठ के लंच करते हैं। तो ये पूरी तरीके से दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है? नहीं, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, इसको बनाना नहीं पड़ता। फीचर्स क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हैं क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, जैसा मैंने आपको बताया, इसको कोई क्रिएट नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली बन जाती है, ये स्पॉन्टेनियसली बन जाती है। जैसे आपने देखा कि यार ये आदमी सही लग रहा है मुझे ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी सोच मेरी सोच से मिलती है, इसको जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है, अरे यार ये तो लंच में चाय पीने जाता है, मैं भी चाय पीने जाता हूँ, हम दोनों की बॉन्डिंग बन जाएगी, दोस्त बन जाते हैं। या ये क्या कहते हैं, यहाँ बैठ के लंच करता है, मेरे को भी यहाँ बैठ के लंच करना पसंद है, हम दोनों की सोच एक जैसी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के दोस्त बन जाएं। यार ये मेरे घर के पास से आता है, मैं भी वहीं से आता हूँ, दोनों साथ में आ जाएंगे, फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये ऐसे बनती है, एक्चुअली में इसको कोई बनाता नहीं है। जैसे आप दोस्ती करते हो ना, ऑटोमेटिकली हो जाती है आपकी दोस्ती, आपको सोच समझ के नहीं करना पड़ता, तो वैसे ही ये भी होती है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बन जाती है पर्सनल इंटरेक्शन के कारण। इसका कोई फिक्स पाथ ऑफ अथॉरिटी नहीं है, कोई फिक्स पाथ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरीके से काम करना है, दोस्त यारी वाली है तो आप कैसे भी काम कर सकते हो, इसमें कोई नॉर्म्स नहीं होते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, इसका कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होता। इसके एडवांटेज क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल नीड, टाइमली फीडबैक। अब देखिए ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत तेजी से होती है। एक व्यक्ति ने कोई बात बोली और वो बात सब ग्रुप के लोगों को पता चल जाती है, इनके व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं फ्रेंड्स के, और ये आपस में बातों को वहां पे शेयर कर लेते हैं। तो ये बहुत तेजी से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इंफॉर्मेशन ट्रेवल वेरी फास्ट, यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं होता, कोई नियम कानून नहीं होता, बहुत तेजी से जानकारी एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुंचती है। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हेल्प अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। इसमें कोई अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी रह जाती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीजें डिसाइड नहीं हो पाती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं हो पाती, आदमी कह नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तो उस कमी को दूर कर देती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सोशल नीड्स। देखो हर इंसान की सोशल नीड्स होती हैं। सोशल नीड्स मतलब वही कोई मेरा दोस्त हो, कोई मैं उससे बात कर सकूं, अपनी बात कह सकूं, तो सोशल नीड्स को फुलफिल करने में ये मदद करती है। ये आपको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देती है। बिलोंगिंगनेस मतलब अपनापन। टाइमली फीडबैक, प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है इसमें, और नहीं होती है, प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती है। इसमें ट्रू फीडबैक मिल पाता है। ट्रू फीडबैक मतलब जैसे मान लीजिए एक मीटिंग है, मीटिंग में बॉस जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कुछ बातें बताई, उन्होंने अपने कर्मचारियों से पूछा बताओ प्रेजेंटेशन कैसी लगी, सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे, तो कई लोगों ने डर के मारे कह दिया कि हाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी सर, और हम सब इस बात के लिए तैयार हैं। क्योंकि वहां पे वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और अगर उन्होंने कुछ सही बात बोल दी जो उनको सही लगती है और वो बॉस को बुरी लग गई, तो शायद वो उनका डिमोशन कर दे, नौकरी से निकाल दे। पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। उसी बॉस ने कहा कि यार मैंने जब मीटिंग में प्रेजेंटेशन दिया, बताया, तो किसी ने कुछ गलत बोला नहीं, मुझे लगता है कि कुछ तो बात रही होगी जो अंदर होगी आदमी के और वो बता नहीं रहा है। उसने कहा कि एक कर्मचारी को बुलाया, उससे कहा कि यार तुम जाना कल वहां पे पार्टी है एक कर्मचारी के यहाँ, वहां पे जाकर के ये बात छेड़ना कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी लगी। तो उस पार्टी में जाकर के उस कर्मचारी ने बोला अरे यार कर बॉस ने वो प्रेजेंटेशन दी थी कैसी लगी। तो वहां पे जो बाकी कर्मचारी थे उन्होंने कहा अरे बिल्कुल बकवास यार, मैं तो कल क्या कहते हैं नींद आ रही थी मुझे, प्रेजेंटेशन में जो गोल बताए गए थे वो सही नहीं थे। तो उसने पूछा कि यार तूने फिर वहीं क्यों नहीं बोला? तो उसने बोला अरे यार बॉस से कौन बोलता, बॉस को गुस्सा आ जाता, वो मेरे को नौकरी से निकाल सकता है। तो कर्मचारी ने अपना असली फीडबैक कहाँ दिया? उस पार्टी के अंदर, उस इवेंट के अंदर जहां पे उसके दोस्त यार थे। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ट्रू फीडबैक भी मिलते हैं या सही चीजें पता चलती हैं। तो उस कर्मचारी जो एम्प्लॉय ने मालिक ने जिस कर्मचारी को भेजा था उसने जाके बताया सर एम्प्लॉयज को आपकी प्रेजेंटेशन उतनी पसंद नहीं आई है, उस समय किसी ने बोला नहीं डर के मारे। तो ट्रू फीडबैक आपको पता चला। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम की चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जरूरी होती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो डिसएडवांटेज क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, स्प्रेड रूमर्स। ये क्या होते हैं? रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ना, तो कई सारे कर्मचारी चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होने देते,
वो चेंजेस को निग्लेक्ट करते हैं, चेंजेस को मना करते हैं, चेंजेस को लागू नहीं होने देते। द मैनेजमेंट कैन नॉट बी, क्योंकि क्यों नहीं होने देते? क्योंकि उन सबका आपस में ग्रुप बन गया है। अब वो अगर कोई भी चेंजेस लाए जाएंगे तो वो उसका विरोध कर लेते हैं, क्योंकि उनका ग्रुप बड़ा है, वो धरने पे बैठ जाएंगे, प्रदर्शन करने लग जाएंगे। तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, मैनेजमेंट को उनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा खासा ग्रुप बना लिया है, बहुत सारे लोग मिल करके धरने पे बैठे हुए हैं, तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो चेंजेस को इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है, फ्रेंड्स का ग्रुप बड़ा हो गया है, तो चेंजेस को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले रजिस्टर में काम होता था, सारा काम रजिस्टर में किया जाता था। आज मैनेजर ने आके कहा कि कल से कंप्यूटर लगाए जाएंगे, तो कई सारे कर्मचारी जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो धरने पे बैठ गए, अनशन करने लग गए या हल्ला मचाने लग गए कि नहीं नहीं हम नहीं होने देंगे, ये कंप्यूटर मत लगाओ, हमें तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो ऐसे करके अपोज करने लग जाएंगे। तो वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि इनका ग्रुप बड़ा हो गया है और अब इनकी बात माननी पड़ेगी। इससे डिले हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रुक जाती है, एक डिसएडवांटेज ये है। फिर ग्रुप नॉर्म्स के प्रेशर होते हैं। कई बार क्या होता है कि यार हमारा ग्रुप है तो हमारा ग्रुप ऐसा ही काम करता है, तो बाकी सब कर्मचारी जिसमें से किसी को रूल पसंद नहीं है तो उसको भी वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रुप का हिस्सा है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों में नहीं होता कि यार यहाँ घूमने चलना है, पर किसी एक दोस्त के पास टाइम नहीं है तो कहता है यार मैं नहीं जा पाऊंगा यार, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहते हैं यार ये तो हमारा दोस्त ही नहीं है, ये तो हमारी बात मानता ही नहीं है, हम सबने डिसाइड किया था कि घूमने जाना है पर ये तो मना कर रहा है। तो बेचारे को, उस दोस्त को भी प्रेशर में आके कहना पड़ता है कि हाँ ठीक है यार मैं भी चल रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है यहाँ भी। तो आपको ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, ग्रुप में जो चीजें होती हैं वो सबके ऊपर लागू होती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद स्प्रेड ऑफ रूमर्स। देखिए इसमें ना रूमर्स बहुत तेजी से फैलते हैं। रूमर्स मतलब अफवाहें। कोई भी बात, तुझे पता है कि बॉस जो है ना सेक्रेटरी से शादी करने वाला है, ये बात हो गई। अब ये बात इतनी तेजी से फैलेगी, सबको, बॉस को ही पता नहीं है और बात पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पता चल चुकी है। तो एक्चुअली में ऐसा भी होता है यहाँ पे। एक्चुअली में कोई भी बात, किसी भी बात को बहुत तेजी से फैला दिया जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तुझे पता है वो इसके बारे में क्या कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, तो ये बात ग्रुप पे डाल दी या कोई बात वीडियो बना के डाल दी, तो ये बहुत तेजी से रूमर्स फैल जाते हैं। तो ये पता है ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है ये कर्मचारी, अच्छा उस कर्मचारी को ही नहीं पता, किसी ने अफवाह उड़ा दी, अफवाह उड़ा दी तो सबको पता चल गया, पर उस कर्मचारी को नहीं पता जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है। या बेचारे को पता चला तो कह रहा है भाई क्यों अफवाह उड़ा रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें रूमर्स भी बहुत ज्यादा फैलते हैं, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब बात है रूमर्स फैलाना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक बनती है, तो इसको एलिमिनेट कर पाना संभव नहीं है। पर ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के काम करने में हेल्प करती है। ये यूजफुल कम्युनिकेशन चैनल होती है, जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन को तेजी से फैला सकते हो। कोई इमरजेंसी आ गई तो अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इनफॉर्मल में बहुत तेजी से चीजें फैल जाती हैं। और फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होना जरूरी है। देखिए आप किसी कर्मचारी को बुलाएंगे, रोज उसको ऑफिस डेस्क पे बैठाएंगे, वो काम करेगा चला जाएगा, फिर आएगा काम करेगा चला जाएगा, उसके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। वो आएगा कहेगा और शर्मा जी क्या हाल चाल है, और वर्मा जी क्या हाल चाल है, और बताओ भाभी जी ने क्या बना के दिया है, तो मन लगा रहेगा उसका काम में। कहने का मतलब ये है, और पर्सनल सेटिस्फेक्शन, माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। फॉर्मल इनफॉर्मल के डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट आइए। फॉर्मल इनफॉर्मल के क्या क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डेलिबरेटली प्लान किया जाता है, मैनेजमेंट उसे बनाता है। पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती है, सोशल इंटरेक्शन से उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए की जाती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोशल नीड्स, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए की जाती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शोन इन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, इसकी कोई चार्ट नहीं होता, इसको कोई बनाता नहीं है, ये ऑटोमेटिक बन जाती है। इनफॉर्मल अथॉरिटी की बात करें तो फॉर्मल में रूल्स, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होती है। इनफॉर्मल में ऐसे कोई रूल्स नहीं होते, कोई ड्यूटी नहीं होती, ये सब अपने हिसाब से चलती है। जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के लोगों को लगता है वही लोग वो लोग फॉलो करते हैं, जिसमें सबकी सहमति हो। फॉर्मल में रिजिड है, प्रिडिक्टेबल है, स्टेबल है। इनफॉर्मल इनफ्लेक्सिबल है,
फ्लेक्सिबल है मतलब, और अनप्रिडिक्टेबल है, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अनस्टेबल भी है, मतलब पहले से ही डिसाइडेड नहीं है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, दोस्ती यारी टूट भी सकती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनफॉर्मल, अगर इनफॉर्मल ना भी हो तो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो होगी, और इनफॉर्मल डिपेंड करती है फॉर्मल पे, पहले फॉर्मल बनेगी तभी तो इनफॉर्मल होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी कैसे? पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, पहले स्कूल बनता है, स्कूल में बच्चे आते हैं, आपस में पढ़ाई करते हैं, टीचर जैसा बताते हैं वैसा करते हैं, फिर वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं तो इनफॉर्मल हो जाता है। वैसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को काम पे रखा जाता है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी आपस में दोस्ती कर लेते हैं तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। तो अगर फॉर्मल ना हो तो इनफॉर्मल नहीं बन सकती। वायलेशन, यहां पे अगर आप रूल्स तोड़ते हो फॉर्मल के अंदर तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, इनफॉर्मल में अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आपको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो बिहेवियर होता है वो फॉर्मल के अंदर मैनेजमेंट बताता है कि क्या बिहेवियर करना है, और इनफॉर्मल के अंदर ये म्यूचुअल कंसेंट से आपसी रिलेशन में डिसाइड होता है कि कैसे काम करना है। फॉर्मल में मैनेजर्स आर द लीडर बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर पोजीशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मैनेजर सारे डिसीजन लेते हैं, और इनफॉर्मल में लीडर्स होते हैं, मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स का एक लीडर होगा, वो जैसा बताएगा वैसा काम होगा। तो यहाँ पे इनफॉर्मल में कोई मैनेजर वैनेजर नहीं होता, सब दोस्त होते हैं, आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं क्या होना है और क्या नहीं होना है, पर फॉर्मल में मैनेजर होते हैं। अब होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। तो पहले हम बात करेंगे फंक्शनल की। फंक्शनल जो पूरा का पूरा है ना बच्चों, ये काम के हिसाब से होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम होते हैं उसी हिसाब से अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाया जाए तो उसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक परचेज डिपार्टमेंट होता है। तो काम के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर वर्क टू बी डन इन फंक्शनल डिपार्टमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्म किया जाता है कि पूरा काम क्या होना है, काम के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जो भी काम रिलेटेड है, सिमिलर नेचर के हैं, उनको एक जगह डाल दिया जाता है, उसको हम फंक्शनल कहते हैं। जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग का काम अलग है, प्रोडक्शन का काम अलग है, फाइनेंस का काम अलग है, तो इनके डिपार्टमेंट भी अलग अलग होंगे, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं। डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं इसके अंदर, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज, ये सब लोग होते हैं अलग अलग। ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज। अब उसमें भी अलग अलग रीजन वाइज हो सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग ओनली, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा वो सारी चीजें देखेगा। तो एक आदमी एक ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। जैसे परचेस का काम है तो परचेस डिपार्टमेंट का देखेगा, प्रोडक्शन का काम है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, सेल्स का काम है तो सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा। तो जो डिपार्टमेंट होते हैं वही उस हिसाब से काम देखते हैं। सुटेबिलिटी, फॉर्मल फंक्शनल स्ट्रक्चर कब बनाना चाहिए? व्हेन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा हो, ऑपरेशन में हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, है ना, डाइवर्स एक्टिविटीज हो, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर काम में आता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर काम के अकॉर्डिंग होता है, जैसा मैंने आपको कई बार बताया, परचेस से रिलेटेड काम परचेस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड काम सेल्स डिपार्टमेंट में। तो काम के अकॉर्डिंग अगर डिपार्टमेंट बनाया जाए तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके अपने अपने फायदे हैं, स्पेशलाइजेशन आता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग अच्छी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और हर डिपार्टमेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन अ डिपार्टमेंट आर एबल टू गेट नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड, सेल्स, प्रोडक्शन। अब देखिए क्या होता है ना, इनमें एक जो कर्मचारी होता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है और उसके पास पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पूरा नॉलेज होता है। अब वो चाहे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है तो सेल्स डिपार्टमेंट के उसके पास पूरा नॉलेज होगा, अगर वो परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसके पास परचेज डिपार्टमेंट का पूरा नॉलेज होगा, अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पूरा नॉलेज होगा। तो एक कर्मचारी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है जिस डिपार्टमेंट को लेकर के उसके पास प्रॉपर नॉलेज होता है, तो काम के अकॉर्डिंग होता है, इसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है। अब एक ही काम कर्मचारी अगर बार बार करेगा तो धीरे धीरे वो उस काम में
स्पेशलिस्ट तो हो ही जाएगा ना। प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलर इन द टास्क। तो देखिए कोऑर्डिनेशन करना आसान होता है, कोऑर्डिनेशन इजीली हो पाता है क्योंकि एक डिपार्टमेंट एक ही तरीके का काम बार बार कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इससे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। हम एम्प्लॉय को इजीली ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे? क्योंकि परचेस डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है उसको सिर्फ परचेस की ही ट्रेनिंग देना है, सेल्स डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है उसको सिर्फ सेल्स की ही ट्रेनिंग देना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है उसको सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड ही ट्रेनिंग देना है। तो ट्रेनिंग देना बहुत क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ज्यादा स्किल्स उसको सिखानी नहीं पड़ती। कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसों में काम हो जाता है। लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन, काम बार बार रिपीट नहीं होता, डुप्लीकेशन कम से कम होता है। हर डिपार्टमेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे वो परचेस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट को यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस होती है और होनी भी चाहिए। देखिए परचेज वाले अगर रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे तो प्रोडक्शन वाले बनाएंगे क्या? प्रोडक्शन वाले बनाएंगे नहीं तो सेल वाले बेचेंगे क्या? सेल वाले बेचेंगे नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? तो सभी डिपार्टमेंट जरूरी होते हैं और सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस भी होती है। डिसएडवांटेज क्या है? फंक्शनल एम्पायर, लिमिटेड ग्रोथ, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल एम्पायर की बात करें तो लेस इंपॉर्टेंस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कोई एक डिपार्टमेंट का आदमी है तो वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट पे फोकस करता है, वो बाकी डिपार्टमेंट पे फोकस नहीं करता, वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही अपना सब कुछ समझता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, पर नहीं, वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट पे ध्यान देता है, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को फॉलो करता है और सिर्फ वो एक ही डिपार्टमेंट को सब कुछ मानता है। इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है क्योंकि जो एक आदमी है वो एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। परचेस डिपार्टमेंट का आदमी है तो उसने जीवन भर परचेस का ही काम किया है, तो उसको सेल्स का नॉलेज नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आदमी है तो उसने सिर्फ प्रोडक्शन का काम किया है, उसको सेल्स का या परचेस का या फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूरा नॉलेज होता है। तो इससे उसको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने का मौका मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज और स्किल गेन कर पाता है। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ कई बार इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए परचेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहा है कैसा रॉ मटेरियल ला रहे हो, अच्छा रॉ मटेरियल नहीं है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुस्सा हो गया परचेस डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान बना रहा है पर सेल्स डिपार्टमेंट को बेचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है कि सामान में ये चेंजेस किए जाएं, पर प्रोडक्शन वो चेंजेस कर नहीं रहा है, तो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब ये अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे होगा? तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फंक्शनल हेड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर फंक्शन एंड इफ some things go wrong it become very difficult to fix responsibility। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे कि अगर हम कहें जैसे सेल्स डिपार्टमेंट सामान बेच नहीं पा रहा है, तो जो जनरल मैनेजर है या जो सीईओ है वो कहेगा अरे सामान बिक क्यों नहीं रहा है, तो सेल्स डिपार्टमेंट कहता है हम तो सर सामान बेचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान सही से बना नहीं रहा है, तो हम उसे बेचे कैसे? तो जाकर के आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछोगे कि भाई क्यों सामान क्यों नहीं सही बना रहे हो, सामान बिक नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा सर हम तो सामान सही बना रहे हैं, परचेस डिपार्टमेंट सही रॉ मटेरियल नहीं ला रहा है, तो हम कहां से बनाएं? अब जब आप परचेस डिपार्टमेंट से पूछोगे तो परचेस डिपार्टमेंट कहेगा सर हम तो सही रॉ मटेरियल लाए, पर हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट सही पैसा ही नहीं देता, फंड ही अलोकेट नहीं करता। अब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाओगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम फंड क्यों नहीं दे रहे हो, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा सेल्स वाले सामान बेच ही नहीं पा रहे, तो फाइनेंस कहां से आएगा, तो हम कहां से फाइनेंस दें? मतलब इसकी टोपी उसके सर। आप यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं कर पाओगे कि किसकी गड़बड़ हुई, सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, कौन जिम्मेदार होगा, ये फिक्स करना बहुत मुश्किल है। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, इट मे कॉज प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जानकारी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में जाती है, तो जानकारी जानकारी इंफॉर्मेशन ये सब कर पाना, कोऑर्डिनेशन बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। अब आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखिए मैंने बताया आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर काम के हिसाब से होता है, पर डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोडक्ट के हिसाब से होता है।
जिन कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट में अगर वो डील कर रही हैं, तो उनको डिविजनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा होता है। जो कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करती हैं उनके लिए हर प्रोडक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। जैसे ये मान लीजिए कोई कंपनी है जो होटल चलाती है, तो होटल का एक अलग डिपार्टमेंट, गारमेंट कपड़ों का एक अलग डिपार्टमेंट, फूड का एक अलग डिपार्टमेंट। फिर होटल के अंदर भी 3 डिपार्टमेंट, सेल्स अलग, मार्केटिंग अलग, प्रोडक्शन अलग। गारमेंट के अंदर सेल्स अलग, मार्केटिंग अलग, प्रोडक्शन अलग। मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से हमने डिपार्टमेंट बनाए और फिर उन प्रोडक्ट के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो भैया यहाँ तो ये जो आप बता रहे हो होटल, गारमेंट, फूड, ये तो प्रोडक्ट के हिसाब से हो गया। फिर नीचे फंक्शनल देखने को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, पर प्रोडक्ट वाइज होता है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट के हिसाब से अगर डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे तो उसको डिविजनल कहा जाएगा, काम के हिसाब से अगर डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे तो उसको फंक्शनल कहा जाएगा। इतनी बात आप याद रखिएगा। डिविजनल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक डिविजनल मैनेजर होता है जो उसके काम को परफॉर्म करता है। डिविजनल हेड होते हैं यहाँ पे, होटल का अलग, गारमेंट का अलग, फूड का अलग। तो ये मैंने आपको बताई। सुटेबिलिटी, ये कब लगाना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर कब बनाना चाहिए? ये तब बनाना चाहिए जब एक कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में हो, है ना। बिजनेस इंटरप्राइज, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो, बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी बना रही हो, मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए। जैसे आईटीसी है, तो आईटीसी बताइए कितने सारे प्रोडक्ट चलाती है और उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो ये जरूरी चीज है। इसके एडवांटेज क्या है? ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, इनिशिएटिव, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेशलाइजेशन है, एक्सपेंशन ग्रोथ करने में मदद करता है। अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है इसमें, आप जिम्मेदारी ठहरा सकते हो क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, इसलिए आप जिम्मेदार बना सकते हो किसी एक व्यक्ति को जिसने ढंग से काम नहीं किया है। तो जिम्मेदारी सेट करना यहाँ पे आसान हो जाता है। डिविजनल हेड आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट। डिविजनल हेड अपने अपने डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट के लिए, अपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉफिट है उनके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होती है यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी है, इनिशिएटिव है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट से अलग है, हर एक प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी सेट करना, हर एक प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल यूनिट है, यहाँ पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेना काफी ज्यादा आसान होता है दूसरे प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना। इनिशिएटिव, फ्लेक्सिबिलिटी आसान होती है। इससे स्पेशलाइजेशन आती है। द डिविजनल हेड गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ वेराइड स्किल्स एंड प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजीशन। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आ जाती है। जैसे आप एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जैसे गारमेंट का प्रोडक्ट है, कपड़ों का प्रोडक्ट है, आप उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो कपड़ों से रिलेटेड जो भी जानकारी, जो भी डिसीजन आपको लेने हैं वो आप आसानी से ले सकते हो। एक्सपेंशन और ग्रोथ में आपको मदद मिलती है, बिजनेस को एक्सपेंड करने में, बिजनेस को ग्रो करने में आपको मदद मिलती है। तो इस काम में भी ये हेल्प करता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने में दिक्कत होती है और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता। कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। मे अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन। इसमें क्या होता है, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर लेती है। देखिए यार, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। जैसे गारमेंट डिपार्टमेंट के लोग कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के लोगों से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं कि नहीं और हमारा डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है, नहीं हमारा डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है। या ऐसा भी होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फंड अलोकेट किए जाते हैं, तो कोई एक डिपार्टमेंट के आदमी कह सकते हैं कि नहीं यार हमें फंड कम दिया और वो कॉस्मेटिक वालों को फंड ज्यादा दिया है, गारमेंट वालों को फंड कम दिया है, हम काम नहीं करेंगे अच्छे से, उनको क्यों छुट्टी ज्यादा मिलती है, उस डिपार्टमेंट के लोगों को छुट्टी ज्यादा मिलती है, हमको छुट्टी कम मिलती है। ऐसे करके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इसके अंदर। इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि डुप्लीकेशन है ना, काम का बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन है। अब आप बात को समझिए, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अंदर भी एक परचेज डिपार्टमेंट है और गारमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी एक परचेज डिपार्टमेंट है। तो एक ही कंपनी में दो प्रोडक्ट के लिए दो परचेज डिपार्टमेंट है। समझ रहे हो आप बात को? पर फंक्शनल में क्या होता था, फंक्शनल में एक ही परचेज डिपार्टमेंट है, वो गारमेंट भी खरीद के लाएगा, वो कॉस्मेटिक भी खरीद के लाएगा। तो एक ही परचेज डिपार्टमेंट सारी चीजें खरीद के लाता था। किसमें?
फंक्शनल में। पर डिविजनल में क्या हो रहा है, हर एक प्रोडक्ट का अलग से परचेस डिपार्टमेंट है। तो एक ही आदमी, फंक्शनल में जहां एक आदमी जाता था वो चारों प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीद के ले आता था, यहां पे क्या होगा, कंपनी से 4 प्रोडक्ट के लिए 4 परचेस के लोग निकलेंगे, 4 गाड़ियां निकलेंगी, तो खर्चा तो ज्यादा लगेगा ना भाई। तो ये यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, एक ही काम बार बार करना पड़ता है, ये दिक्कत है। यहाँ पे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, ड्यू टू डाइवर्स प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, इसलिए उन सबको ट्रेनिंग देने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इसमें भी एक दिक्कत है। जैसे एक डिपार्टमेंट का जो आदमी होता है वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान देता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं देता। इसके कारण होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फीका पड़ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ता है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का जरा डिफरेंस देख लीजिए। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है, एक काम से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आ जाती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। डिविजनल में प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आती है। कंपनी जिसके पास सिंगल प्रोडक्ट हो और बहुत सारा काम हो वो फंक्शनल लगा सकती है, जिन कंपनियों के पास मल्टीपल प्रोडक्ट हो उनको डिविजनल लगाना चाहिए। ऑटोनॉमी, लेस एज ईच फंक्शन मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे पावर ज्यादा नहीं होती, ऑटोनॉमी फ्रीडम ज्यादा नहीं होती। डिविजनल स्ट्रक्चर में ज्यादा फ्रीडम होती है। ये थोड़ा सा नया प्रोडक्ट अगर ऐड करना है ना तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे देखो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो जो परचेज वाला बंदा था उसको 4 प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता था, अब उस बेचारे को 5 प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो आदमी है वो सिर्फ 4 सामान के लिए प्रोडक्शन करता था, अब उसको 5 सामान का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सेल्स डिपार्टमेंट के आदमी को 5 सामान बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट थे उन सबको प्रभाव पड़ा एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से। पर डिविजनल में क्या होता है, डिविजनल में ये होता है कि भाई गारमेंट का बिजनेस अलग चल रहा है, कॉस्मेटिक का बिजनेस अलग चल रहा है, फूड का बिजनेस अलग चल रहा है, अपन ने टेक्सटाइल का बिजनेस चालू, मान लीजिए सीमेंट का बिजनेस चालू किया है तो सीमेंट वाला बिजनेस अलग चलेगा, उसमें बाकी इन तीनों को अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें प्रोडक्ट को ऐड करना बहुत आसान होता है। बेस्ड ऑन फंक्शन, ये फंक्शन पे बेस्ड है और ये प्रोडक्ट पे बेस्ड है, जैसा मैंने आपको बताया। फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड, हेंस इकोनॉमिकल, ये सस्ता पड़ता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक ही आदमी बहुत सारा काम कर ले रहा है। डिविजनल स्ट्रक्चर थोड़ा महंगा है, उसमें समय ज्यादा लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल है और वहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है। फिर हम बात करते हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की। अब यहाँ पे लिखा है सो मच वर्कलोड, व्हाट शुड आई डू। मान लीजिए एक आदमी है, उसको बहुत ज्यादा लोड हो गया है काम का, तो कह रहा है मैं क्या करूं, मेरे को बहुत सारा काम है। फिर बॉस, व्हाई डोंट यू गिव सम ऑफ योर वर्क टू द सबऑर्डिनेट। तो उसने, उसकी सेक्रेटरी ने कहा कि बॉस आप सारा काम खुद क्यों करते हो, आप किसी और को काम दे भी तो सकते हो। गुड आइडिया, बॉस ने कहा अच्छा आइडिया है, अच्छी बात है। तो उसने क्या किया, बॉस ने अपना काम बांट दिया। मिस्टर खान यू विल गो फॉर द मीटिंग इन दिल्ली, मिस्टर खान आप दिल्ली में मीटिंग करने के लिए जाएंगे, है ना। एक आदमी से ये कह दिया। मिस्टर बच्चन से कह दिया, क्या कह दिया, मिस्टर बच्चन से कह दिया यू विल लुक आफ्टर द फाइनेंस पार्ट, तुम फाइनेंस का पार्ट समझना। अच्छा, बॉस ने काम बांट दिया है। यस बॉस कर्मचारी ने कहा यस बॉस। तो कर्मचारी क्या कर रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉस जो है वो कई लोगों को काम बांट रहा है और कर्मचारी बोल रहे हैं हाँ ठीक है हम काम कर देंगे। तो अलग अलग काम अलग अलग कर्मचारियों को दे दिया है। अब बॉस क्या हो गया, इट्स ग्रेट नाउ आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर एरिया। अब बॉस को ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है अब बढ़िया है, अब मैं दूसरे काम पे फोकस कर सकता हूं। तो बॉस अब इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करेगा। ये पिक्चर पे मत जाइएगा, ठीक है, आराम कर रहा है बॉस, ऐसा नहीं है, बॉस दूसरे काम पे ध्यान देगा क्योंकि उसने अपना काम बांट दिया है। तो इससे होता क्या है, डेलीगेशन का मतलब क्या है आखिर। डेलीगेशन का मतलब बच्चों अगर मैं सीधे सिंपल तरीके से बताऊं तो डेलीगेशन का मतलब होता है अपना काम सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है ताकि वो खुद इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सके। अगर सारा काम सुपीरियर खुद करेगा तो वो सही तरीके से कर नहीं पाएगा, वो काम करने में कंफ्यूज हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। तो वो अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है, अलग अलग सबऑर्डिनेट को, जो वो काम करके देते हैं। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप वेयर सुपीरियर गिव सम ऑफ रूटीन वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट, ताकि जो सुपीरियर है वो इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सके। इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन।
इन एडिशन टू शेयरिंग वर्क मैनेजर शुड शेयर सम ऑफ हिज, देखो अगर आप काम बांट रहे हो तो आपको उसके साथ साथ पावर भी बांटनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, तो आपको पावर भी देना पड़ेगा। आपने काम दे दिया और पावर नहीं दी तो वो सामने वाला वो काम कर नहीं पाएगा। तो आपको काम के साथ साथ पावर भी देनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ती है, अथॉरिटी देनी पड़ती है, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है। इट इज डाउनवर्ड ट्रांसफर, डाउनवर्ड होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देता है ना। तो डेलीगेटर जो पावर देता है वो डेलीगेटर होता है, जिसको काम दिया जाता है वो डेलीगेट ही होता है ना। ये प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क की तरह लग रहा होगा आपको, हाँ डिवीजन ऑफ वर्क की तरह ही है। इससे क्या होता है, सबऑर्डिनेट को अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबऑर्डिनेट को इनिशिएटिव लेने में हेल्प मिलती है, तो ये अच्छी बात है। मैनेजर शुड रिमेन अकाउंटेबल इवन आफ्टर डेलीगेशन। अब कई बार क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी सुपीरियर ने अपना काम सबऑर्डिनेट को दे दिया। मान लीजिए कि मिस्टर ए ने काम दिया था बी को कि बी फलाना काम हो जाना चाहिए, प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, 10,000 यूनिट बन जानी चाहिए। ए ने बोला किससे, बी से। ए सुपीरियर था और बी उसका सबऑर्डिनेट था। तो बी ने क्या किया, बी ने वो काम दे दिया सी को और डी को। सी से कहा कि 3,000 यूनिट 5,000 यूनिट तुम बना देना और डी बना देगा 5,000 यूनिट। तो बी ने अपना काम दिया सी को कि 5,000 यूनिट तुम बनाना, और डी को भी दिया और कहा कि 5,000 यूनिट तुम बनाना। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि दोनों 4-4 हजार यूनिट ही बना पाए, सी और डी। तो जब बी ने ए को बताया कि सर 8,000 यूनिट बनी है, बाकी 2,000 यूनिट नहीं बन पाई, तो ए ने बोला कि क्यों नहीं बनी। तो बी ने कहा सर मैंने तो काम सी और डी को बांट दिया था, पर वो लोग नहीं बना पाए, आप उनसे बात कर लो। तो क्या ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ए बोलेगा कि मैंने तो काम तुमको दिया था ना, तो तुम जिम्मेदार हो, भले तुम वो काम सी को दे दो या डी को दे दो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे लिए तो तुम जिम्मेदार हो, तुमने काम क्यों कंप्लीट करके नहीं दिया, तुम जवाब दो। मतलब अगर आप डेलीगेशन करते हो, काम नीचे बांटते हो, तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डज नॉट रिलीव द सुपीरियर, वही बात लिखी हुई है, आप रीड कर लीजिएगा। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन में 3 एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्या होते हैं आइए देखते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूं, डिसीजन लेने की पावर, किसी भी चीज की पावर जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास होती है उसको अथॉरिटी कहा जाता है। तो राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड सबऑर्डिनेट, टू डिसीजन लेने के लिए, या सुपीरियर जो होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है, टॉप टू बॉटम फ्लो होती है, आपके पास हायर अथॉरिटी, आप ज्यादा पावर रखते हो, ज्यादा डिसीजन ले सकते हो, तो उसको अथॉरिटी बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कि आपको ये काम करके देना है, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, आपको ये वर्क परफॉर्म करके देना, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये काम हो जाना चाहिए, आपको ये काम कंप्लीट करके देना है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरबिलिटी, कि आपको आंसर देना है, अगर कोई काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों नहीं कंप्लीट किया, जवाबदेही। तो अथॉरिटी अलग है, अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम सौंपना, और आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस बात का जवाब मांगना। तो ये दोनों चीजें, तीनों चीजें अलग अलग होती है, तो आंसरेबल होना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप अपना काम किसी और को दे भी देते हो ना, फिर भी आप उस काम के लिए जवाबदेह हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब है। डिफरेंस क्या है, मीनिंग, पावर अथॉरिटी में पावर मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्लिगेशन आती है, अकाउंटेबिलिटी में आंसरबिलिटी होती है कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि फलाना काम क्यों नहीं हुआ। डेलीगेशन, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते, और अकाउंटेबिलिटी को तो डेलीगेट कर ही नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। ओरिजिन, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से आती है अथॉरिटी, ये अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, जिसको आप अथॉरिटी दे रहे हो उसके साथ पावर के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, वहां से आती है, और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको जवाब भी देना पड़ेगा, तो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। फ्लो, अथॉरिटी डाउनवर्ड चलती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सुपीरियर के प्रति, और अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है, सबऑर्डिनेट फिर से रिस्पॉन्सिबल होता है जवाब देने के लिए अपने सुपीरियर को। तो दोनों अपवर्ड फ्लो करती हैं और एक डाउनवर्ड फ्लो करती है अथॉरिटी।
नेचर, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी को लगाया जाता है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये इसके डिफरेंस है। एडवांटेज क्या है डेलीगेशन के? डेलीगेशन के एडवांटेज देखते हैं, आइए। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट में एक हायरार्की चलती है, ये टॉप लेवल, ये उसके नीचे का लेवल, ये उसके नीचे का लेवल, तो इस हायरार्की को फॉलो किया जाता है मैनेजमेंट में। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बनाया जाता है, इस हायरार्की को फॉर्म किया जाता है, इसमें डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी होती है, तो ये लॉन्ग रन फेस्टेट करता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो इसमें टॉप टू बॉटम काम होता है, एक हायरार्की फ्लो हो जाती है, जिसके पास ज्यादा पावर वो टॉप पे आएगा, उससे कम पावर वो नीचे आएगा, उससे कम पे आएगा तो और नीचे आएगा। फिर आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। बाय डेलीगेटिंग रूटीन टास्क मैनेजर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट टास्क। मैंने आपको भी बताया कि जब आप रूटीन काम किसी को बांट देते हो तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सकते हो, तो मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाता है। कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हो जाता है। हेल्प टू डिफाइन द पावर, ड्यूटी, आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू द वेरियस पोजीशन, तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत इजी हो जाता है, इसकी मदद से डुप्लीकेशन नहीं होते। असिस्टेंट ग्रोथ, ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। हेल्प देन एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग रीडिंग वर्कफोर्स, लीडिंग पोजीशन, तो ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करता है डेलीगेशन। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, देखो कई बार क्या होता है जब हम काम अपना सौंपते हैं, मैनेजर अपना काम, सुपीरियर अपना काम अपने कर्मचारी को देता है, तो होता क्या है इसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट होता है उसको काफी अच्छा फील होता है, काफी अच्छा महसूस होता है, उसको लगता है कि नहीं यार मेरे सुपीरियर ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझ पर भरोसा किया है तो मुझे भी अच्छे से काम करके देना है, तो एम्प्लॉय काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है इसकी वजह से। ट्रस्ट ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर एंड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट मोटिवेट द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म बेटर, इसके कारण सबऑर्डिनेट जो है वो बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करता है, उसका सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, वो ज्यादा अच्छे से ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता है। इससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर स्किल, गेन एक्सपीरियंस, डेवलप देम फॉर हायर पोजीशन, उनको कल बेटर लीडर बनाने में मदद मिलती है क्योंकि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, जब आप उसको नया नया काम दोगे तो उसका डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर आता है एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन, हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, ग्रोथ होती है, रिलीफ है, डिसीजन लेने में फायदा होता है, मोटिवेशन है, डेवलपमेंट है, तो ये मैंने आपको बता ही दिए। अब आता है टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग में एक सेंट्रलाइजेशन होता है और एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये हम समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी की सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में होना। जब सारी की सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में होती है, सारा का सारा डिसीजन टॉप लेवल लेता है, तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। कुछ लोगों के हाथ में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम कुछ लोगों के हाथ में होता है, तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फॉलो किया जाता है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सारी की सारी पावर आप अपने हाथ में रख सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम पावर को नीचे लेवल तक बांट देते हैं, निचले लेवल तक। देखो कई बच्चे कहते हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक ही चीज है, नहीं। डेलीगेशन में क्या होता है, सुपीरियर अपनी पावर सबऑर्डिनेट को देता है, सिर्फ दो लोगों के बीच में पावर का एक्सचेंज होता है। सुपीरियर अपनी पावर किसको देता है? सबऑर्डिनेट को, सिर्फ दो ही लोग इन्वॉल्व है। पर जब मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता हूं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर को स्प्रेड किया जाता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर को बांटा जाता है, टॉप से लेकर के लोअर लेवल तक पावर को बांट दिया जाता है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब डेलीगेशन से बड़ा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पर डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है ना, तो ताकि इससे डिसीजन लेने में आसानी हो, कर्मचारी को फ्रीडम मिले, वो ज्यादा तेजी से डिसीजन ले सके। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें फ्योल ने क्या कहा था? फ्योल ने कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। अगर आप सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखोगे, फ्यू लोगों के हाथ में होगी सारी की सारी पावर, तो वो डिसीजन लेने में दिक्कत होगी क्योंकि आप सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तो आपको पावर बांट देनी चाहिए। तो फ्योल ने सीधा सिंपल कहा है कि जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आप अपने हाथ में रखिए, सेंट्रलाइज कर लीजिए, और जो रूटीन वर्क है जो कोई भी कर सकता है उसके लिए आप पावर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए
और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर छोटी संस्था है तो देखिए ज्यादा लोग नहीं होते छोटी संस्था में, तो आप सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर सकते हो, पावर अपने हाथ में रख सकते हो। पर जब संस्था बड़ी हो, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, तो आप सेंट्रलाइजेशन नहीं लगा सकते, आपको डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम पावर को क्या कर सकें, बांट सकें, ताकि हर आदमी डिसीजन ले सके। डिफरेंस क्या है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के? तो मीनिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर हायर लेवल में होती है सेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोवेस्ट लेवल तक बांट देते हैं। सेंट्रलाइजेशन स्मॉलर फॉर्म में लगता है, डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज फॉर्म में लगता है। सेंट्रलाइजेशन में मैनेजर के पास ज्यादा फ्रीडम नहीं हो, मैनेजर हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, और डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर के पास ज्यादा फ्रीडम होती है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में होती है और मैनेजर आते हैं मिडिल लेवल में। एडवांटेज क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है, टॉप लेवल को रिलीफ मिल जाता है, ग्रोथ में हेल्प हो जाती है, इनिशिएटिव ले पाते हैं सबऑर्डिनेट, मैनेजरल टैलेंट फ्यूचर के लिए डेवलप हो पाता है, स्मूथ कंट्रोल हो पाता है। तो डिसीजन मेकिंग तेज हो जाती है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। डिसीजन आर टेकन नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम मेनी लेवल। आपको अलग अलग लेवल से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। हर एक कर्मचारी के पास पावर होती है और खुद से डिसीजन ले सकता है, तो उसको बार बार पूछने की जरूरत नहीं होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिल जाता है, रिड्यूस डायरेक्ट सुपरविजन बाय सुपीरियर। टॉप मैनेजमेंट कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मेजर पॉलिसी डिसीजन रेदर देन डे टू डे डिसीजन। टॉप मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मेन काम पे फोकस कर सकता है, मेन इंपॉर्टेंट वर्क पे फोकस कर सकता है, उसको डे टू डे डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। डे टू डे काम वो अपने कर्मचारियों के ऊपर छोड़ देगा, ज्यादा ध्यान वो मैनेजर अपने इंपॉर्टेंट काम पे दे पाएगा। इससे सबऑर्डिनेट्स के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। सबऑर्डिनेट को लगता है कि अब हमें भी पावर मिल गई है डिसीजन लेने की, तो सबऑर्डिनेट बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि उनके पास पावर है डिसीजन लेने की। इससे सबऑर्डिनेट के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फ्रीडम मिल जाती है खुद के डिसीजन लेने की, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, नए आइडियाज वो ऑर्गेनाइजेशन में ला पाते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में मदद मिलती है। अवॉर्ड ग्रेटर इंडिपेंडेंस टू डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल हेड, मैनेजर डेवलप टीम स्पिरिट आ जाती है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन आ जाता है और मैनेजर अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब उनको पता है कि हमारे काम का लोड कम हो गया है, हमने काम को नीचे लेवल तक बांट दिया है, तो ग्रोथ में हेल्प मिलती है। मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर डेवलप्स। देखो फ्यूचर के लिए मैनेजरल टैलेंट डेवलप होता है, भविष्य के लिए मैनेजरल टैलेंट डेवलप होता है। जब आप अपना काम नीचे वाले कर्मचारियों को बांटोगे और कर्मचारियों को देते जाओगे तो वो काम सीखते जाएंगे और सीखते जाएंगे तो अपने आप को डेवलप करते जाएंगे और कल के दिन वो बड़े मैनेजर बन के सामने आएंगे। गिव एम्प्लॉय चांस टू इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू देयर ओन वर्किंग, चांस टू टेक डिसीजन, एक्सरसाइज जजमेंट एंड परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। तो कर्मचारियों को टॉप एग्जीक्यूटिव का काम करने का मौका मिलता है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, मल्टी स्किल सीख पाते हैं, टैलेंट उनके अंदर आ जाता है। सुपीरियर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एट ईच लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन में सुपीरियर कंट्रोल रखता है और हर लेवल पे देखता रहता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर सबके पास पावर होती है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं और वो डिपार्टमेंट खुद के लिए अकाउंटेबल भी होते हैं। इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव किए जाते हैं, स्कोर कार्ड लगाए जाते हैं। इसके फायदे क्या हो गए, तो कंट्रोल, ग्रोथ और रिलीफ डिसीजन, इनिशिएटिव, टैलेंट, ये सब में मदद मिली है हमें डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन को आप ऐसा समझ सकते हैं, टॉप लेवल है, उसने अपनी पावर 3 लोगों को दे दी, फिर 3 लोगों में से एक ने अपनी पावर 2 लोगों को दे दी, इसने अपनी पावर और नीचे बांट दी, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। पर डेलीगेशन में क्या हुआ, ये सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट है। सुपीरियर ने अपनी पावर किसको दी, सिर्फ सबऑर्डिनेट को दी। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस समझ लेते हैं, इनका पर्पस क्या है। इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ जाता है, डेलीगेशन में बर्डन कम हो जाता है मैनेजर का बर्डन कम हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में ऑप्शनल पॉलिसी है, आप चाहो तो करो चाहो तो ना करो, पर डेलीगेशन कंपलसरी है। हर मैनेजर को अपना काम अपने कर्मचारी को, नीचे वाले कर्मचारी को थोड़ा बहुत तो देना पड़ता ही है, भले आप डिसेंट्रलाइजेशन करो या ना करो, पर डेलीगेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में ऑटोनॉमी की बात करें तो सबऑर्डिनेट के पास पूरी पावर होती है, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। डेलीगेशन में सबऑर्डिनेट के पास पूरी पावर नहीं होती है, वो खुद से सारे डिसीजन नहीं ले सकते, सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है ना, क्योंकि वो। अथॉरिटी विड्रॉल की बात करें तो कैन नॉट बी इजिली विड्रॉन,
डिसेंट्रलाइजेशन में आप अथॉरिटी ऐसे एकदम से छीन नहीं सकते, सबके पास होती है। और डेलीगेशन में क्या हो, एक बार आपने अथॉरिटी दे दी डिसेंट्रलाइजेशन में तो आप तुरंत उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, पर डेलीगेशन में आपने अपना काम नीचे वाले को दिया था, एक कर्मचारी को दिया था, बस जैसे ही आप आ जाओगे अपने टाइम मिल जाएगा आपको तो आप उससे अपनी पावर वापस ले सकते हो। तो डेलीगेशन में अथॉरिटी विड्रॉ करना आसान होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, ये डेलीगेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, जैसा मैंने आपको बताया डेलीगेशन सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, और डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर एक कर्मचारी तक पहुंचता है। तो ये था आपका चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। आई होप कि आपको ऑर्गेनाइजिंग जो है वो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो, और हम इसकी केस स्टडीज भी लेके आएंगे, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और हाल ही में अभी आपको कुछ दिनों के अंदर ही सैंपल पेपर भी देखने को मिलेगा। तो जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपको पूछना हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और वीडियोस को देखते रहिए। तब तक मैं आपको मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।